संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन कार्बोज होता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें कार्बोज से ही प्राप्त होती है। भारतीयों के भोजन का मुख्य भाग कार्बोज से ही बना होता है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, गुड़, शक्कर, चुकंदर, शकरकंद, आलू इत्यादि। उच्च आय वर्ग के भोजन का 40% हिस्सा, मध्यम वर्ग के भोजन का 55 से 65% और निम्न आय वर्ग के भोजन का 85 से 90% हिस्सा कार्बोज का ही बना होता है। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोज के संगठन को यदि हम देखें तो पता चलता है इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसके संगठन में कीटोन और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बोज का मुख्य साधन वनस्पति होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, भूमि में उपस्थित पानी और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिससे कार्बोज का निर्माण होता है, जिन्हें पौधे जड़, तने, फल, फूल और बीज में जमा करते हैं। तने में भोजन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के रूप में होता है। कार्बोज का वर्गीकरण भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विशेषता के आधार पर शर्करा और अशर्करा। शर्करा स्वाद में मीठी, प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होती है, जल में घुलनशील, रवेदार, फल, सब्जी, शहद और गुड़ में उपलब्ध रहती है। अशर्करा पाउडर के रूप में स्वाद रहित, जल में अघुलनशील, कुछ गर्म पानी में घुलनशील अर्थात गर्म पानी में फूलकर घुल जाती है और गाढ़ा घोल बनाती है, जिसे हम जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त इनका अणुभार अधिक, आकारहीन और इनके रवे नहीं बनते हैं। अनाज, फल, सब्जी के छिलके में यह पाई जाती है। यदि हम रासायनिक विशेषता के आधार पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। मोनो का अर्थ होता है एक और सेकेराइड का अर्थ होता है शर्करा, अर्थात इसमें शर्करा का एक अणु होता है। पाचन क्रिया के पश्चात सभी कार्बोज इसी शर्करा में बदलते हैं और यह पोषण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मोनोसेकेराइड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो शर्करा जिनमें एल्डिहाइड होता है अर्थात CHO ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। वे शर्करा जिनमें कीटोन समूह होता है अर्थात CO, जिसके तहत फ्रक्टोज और सॉर्बोज आते हैं। फल और सब्जियों में मोनोसेकेराइड अधिक होता है। यह स्वाद में मीठे, पानी में घुलनशील और रवेदार होते हैं। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है। इसे रक्त की शर्करा या हम सामान्य भाषा में अंगूर की शर्करा भी कह देते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इसके अतिरिक्त आलू, प्याज, शकरकंद, जड़ और कंद वाली सब्जियों में भी यह उपस्थित रहती है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% होती है। सभी कार्बोज पाचन क्रिया के पश्चात कार्बोज की सरलतम इकाई ग्लूकोज में ही परिवर्तित होते हैं। ग्लूकोज सबसे शीघ्र
रक्त में अवशोषित हो जाता है और आसानी से रक्त में मिल भी जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह रक्त में सीधा अवशोषित हो जाता है। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि जब हमें कमजोरी लगती है या थकान महसूस होती है तो हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं। रक्त में 80 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा ग्लूकोज उपस्थित नहीं रहता है। वह इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत एवं मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। वृद्ध बीमारी के समय यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब शरीर में इंसुलिन उपलब्ध नहीं होता तो यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदल पाता है और इसी रूप में मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तब हम इस स्थिति को डायबिटीज कह देते हैं। नेक्स्ट, फ्रक्टोज। इसे हम फल शर्करा या लिबुलोज भी कहते हैं। यह ग्लूकोज की अपेक्षा दुगना मीठा, शहद में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, गन्ने का रस, मीठे फल में यह उपस्थित रहता है। इसका रासायनिक सूत्र भी C6H12O6 ही होता है। इसमें कीटोन समूह होता है, इसीलिए इसके रवे देर से बनते हैं और मधुमेह रोगियों के लिए यह अधिक उपयुक्त होता है। गैलेक्टोज, यह कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होता है, अन्य पदार्थों के साथ घुला हुआ रहता है। यह दूध में उपस्थित लैक्टोज में पाया जाता है। जब इस लैक्टोज का विच्छेदन होता है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज प्राप्त होता है। गैलेक्टोज का रक्त में सीधा अवशोषण नहीं हो पाता। इसे एक विशेष एंजाइम जो आंत में पाया जाता है गैलेक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। यदि यह एंजाइम उपस्थित नहीं होता है तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में नहीं बदलता है और गैलेक्टोसीमिया रोग हो जाता है, जिसमें रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा आ जाता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में दो अणु कार्बोज या दो अणु आपस में मिलकर जब आपस में जुड़ते हैं तो एक अणु डाइसैकेराइड का बनता है और जब एक अणु डाइसैकेराइड का बनता है तो इसमें दो ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं और एक पानी का अणु मुक्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। यह भी जल में घुलनशील होते हैं। पाचन क्रिया के दौरान पाचक एंजाइम की क्रिया से मोनोसैकेराइड में बदल जाते हैं। ये स्वाद में तो मीठे होते हैं पर हर डाइसैकेराइड की मिठास में अंतर देखने को मिलता है। इसमें रवे तो बन सकते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, इसे हम गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कह देते हैं। चुकंदर में शर्करा की मात्रा 12 से 18% और गन्ने में 10 से 12% तक होती है। कुछ मात्रा में फल, शहद और सब्जी में भी पाया जाता है। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है। सुक्रोज तनु HCl की उपस्थिति में जब अपघटन की क्रिया होती है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण होता है। सुक्रोज की विशेषता यह है कि यह रवे में भी उपलब्ध हो जाता है, पानी में भी घुलनशील है और पाचन क्रिया द्वारा
एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है। माल्टोज आप सभी जानते हैं कि ये माल्ट आहार से प्राप्त होता है, अर्थात अंकुरित अनाज जैसे जौ, रागी और गेहूं से बनाया जा सकता है। यह प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। यह जब स्टार्च पर एंजाइम की क्रिया होती है, अनाज को अंकुरित करने पर अनाज पर अर्थात स्टार्च पर जब डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। पाचन क्रिया के दौरान भी ग्रहण किया गया अनाज एमाइलेज एंजाइम प्रभाव से माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज एंजाइम पर जब माल्टेज एंजाइम की क्रिया होती है तो यह ग्लूकोज के 2 अणुओं में विच्छेदित हो जाता है। अब तीसरा हम लेते हैं लैक्टोज। इसे हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। माँ के दूध में 6 से 7% और गाय के दूध में 4.5 से 5% तक उपलब्ध रहता है। यह वनस्पति में उपस्थित नहीं रहता है। इसके विच्छेदन से हमें एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज प्राप्त होता है। यह जल में बहुत ही कम घुलनशील है और अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम मीठा है। इसके रवे भी नहीं बनते हैं। यह घुलनशील रूप में बीटा लैक्टोज के रूप में रहता है। यह लैक्टोज से भी मीठा होता है और यह आंतों के मार्ग को भी स्वस्थ रखता है। थैंक यू, धन्यवाद। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा भाग, जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें स्टार्च पाया जाता है जो वनस्पति पदार्थों में उपस्थित रहता है। इसमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की इकाइयाँ होती हैं। इसमें ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन होता है। यह जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है। यह पानी की उपस्थिति में भी जड़, तना, बीज और फल में भोजन को संग्रहित करके रख सकता है। पोषक महत्व की दृष्टि से यदि हम देखें तो स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज प्रमुख होते हैं। स्टार्च यह अनाजों में 70 से 85% तक पाया जाता है। जड़ व तने वाली सब्जियों में यह 20 से 35% पाया जाता है। सूखे बीज, मटर, सेब में 40% स्टार्च होता है। सेब एवं केले में जब यह कच्चे होते हैं तो उनमें स्टार्च रहता है और जब ये पक जाते हैं तो डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए हमें पके हुए केले और एप्पल मीठा लगता है। वहीं हरे चने जब कच्चे होते हैं तब तो हमें मीठे लगते हैं और जब पकने पर यह स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। स्टार्च, जैसे आपको पूर्व में भी बताया था, कि ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, पर अब जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये फूल जाता है और फूलने से इसका बाहरी आवरण फट जाता है और कठोर स्टार्च भी पाचनशील हो जाता है। इसका अणुभार अधिक, सफेद पाउडर के रूप में उपस्थित, इसका कोई स्वाद नहीं होता और इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आया जाता है, जिससे मिलकर यह बनता है और इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 होता है। यह लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण पहले किसमें बदलता है? डेक्स्ट्रिन में, और बाद में माल्टोज में बदल जाता है और यही माल्टोज फिर बाद में माल्टेज के कारण ग्लूकोज में बदलता है। अलग अलग भोज्य पदार्थों में जो स्टार्च होता है उसकी संरचना भी अलग अलग होती है। अब हम दूसरा देखते हैं, डेक्स्ट्रिन। यह स्टार्च का जब हम अर्ध विच्छेदन करते हैं तो यह प्राप्त होता है। जब हमने देखा है कि जब हमारी रोटी सिकती है तो लाल भूरे रंग की हो जाती है। जो लाल भूरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? डेक्स्ट्रिन के कारण होता है। और रोटी को चबाने पर जब उसमें लार मिल जाती है तो रोटी हमें चिपचिपी लगने लगती है
और लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जब स्टार्च के डेक्स्ट्रिन पर काम करता है तो उसे पाचनशील बना देता है। अंकुरित भोज्य पदार्थों में डेक्स्ट्रिन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम आगे बात करें तो वह होता है ग्लाइकोजन। यह केवल जांतव पदार्थों में ही पाया जाता है, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों में यह उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राणिज कार्बोज। यह यकृत में भी पाया जाता है और मांसपेशियों में भी पाया जाता है और हमारे शरीर में इसकी कुल मात्रा 550 ग्राम तक होती है। मांसपेशियों में 350 ग्राम और यकृत में 200 ग्राम संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन के निर्माण में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भाग लेते हैं, इसीलिए हम देखते हैं व्रत, उपवास और बीमारी के समय ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज के 5000 से लेकर 10,000 इकाइयां मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो वो होता है सेल्यूलोज।